नमस्कार। तिब्बत टीवी की तरफ से मैं आप सबको लोसर की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आप सबका स्वागत करता हूँ। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूँ तेंजिन नोरबू। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। पूर्व तिब्बती राजनीतिक कैदी और ल्हासा बॉयज एसोसिएशन ने परम पावन दलाई लामा के लिए दीर्घ आयु प्रार्थना की पेशकश की। चीनी जेल में 7 साल की यातना के बाद गंभीर स्वास्थ्य स्थिति में तिब्बती कार्यकर्ता आन्या सेंगटा को रिहा कर दिया गया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिकी विशेष समन्वयक की नियुक्ति का स्वागत किया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने पोताला पैलेस में परम पावन दलाई लामा के राज्य अभिषेक की 86वीं वर्षगांठ मनाई। केंद्रीय प्रशासन ने न्गारे रिम्पोचे के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए प्रार्थना सभा आयोजित की। तिब्बत नीति संस्थान ने परम पावन दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक उच्च स्तरीय पर्यावरण पैनल चर्चा का आयोजन किया। तिब्बतियों और चीनी ईसाई समुदाय ने 61वें UNHRC सत्र के उद्घाटन पर जिनेवा में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। धर्मशाला में परम पावन दलाई लामा की लंबी उम्र की प्रार्थना करने के लिए 22 फरवरी की सुबह लगभग 4000 श्रद्धालु चुगलाखांग मुख्य मंदिर पहुंचे। प्रार्थनाओं का अनुरोध और समर्थन पूर्व तिब्बती राजनीतिक कैदियों द्वारा किया गया था, जो अब दुनिया भर के 15 देशों में रहते हैं और ल्हासा बॉयज एसोसिएशन के सदस्य हैं, जो 1960 के दशक के अंत में स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ एक कल्याण संगठन है। वातावरण गहन भक्तिमय था क्योंकि कुंडलिनी ताथा रिम्पोचे ने श्वेत तारा पर केंद्रित एक समारोह की अध्यक्षता की, जो दीर्घ आयु और सभी संवेदनशील प्राणियों की सुरक्षा से जुड़े देवता है। सेवा के दौरान परम पावन को उनके 90वें वर्ष के उपलक्ष्य में एक विशेष स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। साथ ही उनके जीवन की प्रभावशाली शख्सियों को दर्शाने वाली एक पेंटिंग भी भेंट की गई। एक मार्मिक क्षण में पूर्व राजनीतिक कैदी और सिंगिंग नन न्गावांग सांगडोल ने भीड़ को संबोधित किया। उन्होंने वर्तमान में चीनी कट्टरपंथियों के तहत तिब्बत के सामने आने वाली कठोर वास्तविकताओं के बारे में बात की और पुष्टि की कि तिब्बती लोगों के लिए दलाई लामा उनकी आशा की एकमात्र किरण है। केंद्रीय प्रशासन का नेतृत्व भी इस समारोह में एकजुट के साथ खड़ा रहा, जो एक आध्यात्मिक अपील और तिब्बती लचीलेपन का एक दृढ़ बयान दोनों था। प्रमुख तिब्बती पर्यावरण रक्षक आन्या सेंगटा अंततः 7 साल के अधिक समय के बाद घर लौट आए हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक अन्यायपूर्ण कारावास कहते हैं। 55 वर्षीय खानाबदोश और समुदाय के नेता सिंगटा 7 फरवरी 2026 को तिब्बत के पारंपरिक प्रांत अम्दो में गदे काउंटी के क्यांगचे टाउनशिप में अपने परिवार के घर पहुंचे। उनकी रिहाई उनकी मूल साजा के सितंबर 2025 में समाप्त होने के 5 महीने बाद हुई है। इंटरनेशनल फ्रीडम फॉर ह्यूमन राइट्स ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के घोर उल्लंघन के रूप में निंदा की है। उन्हें पहली बार भ्रष्टाचार विरोधी सक्रियता के लिए 2018 में गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के मानवाधिकार डेस्क की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि सिंगटा व्यवस्थित यातना और कानूनी सलाह के बिना 48 दिनों तक जीवित रहे। दुर्व्यवहार के कारण उन्हें स्थायी चोटें आई, जिनमें उनकी दृष्टि की हानि और क्रॉनिक किडनी रोग भी शामिल है। आन्या सेंगटा का मामला इस बात का एक और स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना व्यवस्थित और जानबूझकर तिब्बत में अपने बाध्यकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का उल्लंघन करता है। शारीरिक क्षति के बावजूद अधिवक्ताओं का कहना है कि सेंगटा की वापसी तिब्बती कार्यकर्ताओं के लचीलेपन का प्रमाण है। मानवाधिकार समूह अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को बनाए रखने के लिए बीजिंग पर वैश्विक दबाव का आह्वान कर रहा है।
तिब्बती नववर्ष के इस शुभ पहले दिन तिब्बत प्रशासन की सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग ने तिब्बती मुद्दों के लिए एक अमेरिकी विशेष समन्वयक के रूप में श्री रायली एम बार्न्स की नियुक्ति का औपचारिक रूप से स्वागत किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा घोषित नियुक्ति तिब्बत की अद्वितीय धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान की रक्षा में वाशिंगटन डीसी के प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए सहायक सचिव बार्न्स को नियमित करती है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने मजबूत आशावाद व्यक्त किया कि सहायक सचिव बार्न्स पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार और परम पावन दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे और निर्वासित तिब्बती समुदाय के सत विकास को बढ़ावा देने के लिए मानवीय कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करेंगे। DIIR सचिव कर्मा चुइंग ने इस कदम के लिए अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा, इस वास्तव में इस महत्वपूर्ण नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप और राज्य सचिव मार्को रूबियो के आभारी हैं और सहायक सचिव श्री रायली एम बार्न्स को उनकी नई भूमिका के लिए बधाई देते हैं। 22 फरवरी को निर्वासित तिब्बती समुदाय परम पावन 14वें दलाई लामा के राज्य अभिषेक की 86वीं वर्षगांठ मनाने के लिए धर्मशाला में एकत्रित हुए। इस समारोह में 1940 के उस दिन का सम्मान किया गया जब एक 4 वर्षीय लड़के को औपचारिक रूप से ल्हासा के पोताला पैलेस में स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया गया था। मुख्य तिब्बती मंदिर में आयोजित आधिकारिक समारोह में विश्व प्रसिद्ध गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी और कलन ट्रिपा के पूर्व प्रोफेसर समदो रिम्बुचे मौजूद थे। इस अवसर पर कुंडलिनी तासा रिम्बुचे भी उपस्थित थे। सम्मान्य अतिथि के रूप में फिलीपींस के प्रतिनिधि सभा से एड्रियन माइकल ए अमतोंग और रूफस बी रॉड्रिगस के साथ साथ भारत में विभिन्न धर्मों और समुदाय के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने परम पावन की 86 साल के कार्यकाल को अंधकार को काट कर प्रकाश की ओर बढ़ने वाली यात्रा के रूप में वर्णित किया। मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया का कोई भी देश कितना भी शक्तिशाली हो, whatever powerful is a country, whatever wealthy is a country, whatever powerful a political leader of any nation, they don't have moral authority to depute a Dalai Lama in place of this Dalai Lama, now or in the future. एक ऐसी ट्रेडिशन है, ये ऐसी परंपरा है, जब 110 साल जीने के बाद ये दलाई लामा जी जिसको चुनेंगे वही दलाई लामा होगा। सत्यार्थी ने संस्था के भविष्य पर एक कड़ा बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि किसी भी राजनीतिक पदाधिकारी के पास उत्तराधिकारी नियुक्त करने की नैतिक वैधता नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगले दलाई लामा की मान्यता पूरी तरह से स्थापित धार्मिक परंपराओं और स्वर्ण परम पावन की मार्गदर्शन पर निर्भर है। कलन ट्रिपा के पूर्व प्रोफेसर समदोंग रिम्बुचे ने दिन के ऐतिहासिक महत्व पर विचार करते हुए कहा कि भारी चुनौतियों के बावजूद दलाई लामा के दयालु नेतृत्व ने तिब्बतियों को वैश्विक स्तर पर अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने में सक्षम बनाया है। As a Filipino, I am proud and privileged that our country, the Republic of the Philippines, gave His Holiness, the Great 14th Dalai Lama, gave the most prestigious award the Philippines could ever give, and that is the Ramon Magsaysay Award in 1959. And the memory of your 40th Great Dalai Lama receiving the Ramon Magsaysay Award is very well known and remembered by the Filipino people in the Republic of the Philippines. इस कार्यक्रम में फिलीपींस की ओर से अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता भी देखी गई। फिलीपीन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के विशेष अतिथियों एड्रियन माइकल ए अमतोंग और रूफस बी रॉड्रिगस ने 1959 के विद्रोह और रेमंड मगासे से पुरस्कार जैसे सम्मानों के माध्यम से
फिलीपींस के लंबे समय से चले आ रहे समर्थन को याद करते हुए परम पावन को श्रद्धांजलि अर्पित की। सिक्योम पेमा सिंह ने कशा की ओर से एक संबोधन दिया जिसमें दुनिया भर के तिब्बतियों और उनके समर्थकों को शुभकामनाएं दी। सिक्योम ने उद्धृत किया, तिब्बत के लिए 86 साल पहले आयोजित सिंहासन समारोह पवित्र परंपरा में निहित और दैवीय आदेश द्वारा स्थापित शासन की एक अनूठी प्रणाली के माध्यम से अपने संप्रभु अधिकार के स्थायी निरंतरता का प्रतीक था। सिक्योम ने यह भी कहा कि 86 वर्ष केवल एक ऐतिहासिक मार्कर नहीं है, बल्कि परम पावन महान 14वें दलाई लामा के अभ्यास और उनकी 4 प्रमुख प्रतिबद्धताओं को बढ़ावा देने का एक शानदार इतिहास है। इसके बाद स्पीकर खेम्पो सोनम तेम्फिल ने इस अवसर पर निर्वासित तिब्बती संसद का वक्तव्य दिया और भारत में विभिन्न धर्मों और समुदाय के प्रतिनिधियों जिनमें श्री अजय कुमार शर्मा, मोहम्मद कमिल जेमी, रेवेरेंड विक्टर खोजे और सरबजीत सिंह ने भी अपनी एकजुटता व्यक्त करते हुए और परम पावन 14वें दलाई लामा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभा को संबोधित किया। यह समरनो उत्सव करुणा के वर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो दलाई लामा की 90वें जयंती तक साल भर चलने वाली उत्सव है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन परम पावन दलाई लामा के छोटे भाई तेंजिन छोगेल, जिन्हें व्यापक रूप से ngaरी रिम्बुछे के नाम से जाना जाता है, उनके निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए एक प्रार्थना सभा आयोजित किया, जिनका 17 फरवरी 2026 को 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रार्थना समारोह के दौरान सिक्योम पेमा सिंह ने ngaरी रिम्बुछे के निधन पर हार्दिक संवेदना व्यक्त की और तिब्बती समुदाय से दिवंगत रिम्बुछे के महान पूर्ण जन्म और तिब्बती लोगों के लिए उनकी आजीवन सेवा के लिए सामूहिक प्रार्थना करने का आह्वान किया। ngaरी रिम्बुछे या तेंजिन छोगेल का जन्म 1946 में ल्हासा, तिब्बत में हुआ था। 1950 में उन्हें 15वें ngaरी रिम्बुछे के पूर्ण जन्म के रूप में पहचाना गया और ड्रिपुंग मठ में नामांकित किया गया। 1959 में वह परम पावन 14वें दलाई लामा के साथ भारत में निर्वासन में गए थे। 1971 से 1988 तक ngaरी रिम्बुछे ने तिब्बती गैर सरकारी संगठनों और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन में सुरक्षा विभाग के उप सचिव और परम पावन दलाई लामा के कार्यालय में सचिव के रूप में कार्य किया। ngaरी रिम्बुछे ने 11वें निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्य के रूप में घूमी निर्वाचन क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने वर्ष 2007 से 2016 तक परम पावन दलाई लामा के कार्यालय के दलाई लामा ट्रस्ट और गांधे फोटा ट्रस्ट में भी कार्य किया। निर्वासित तिब्बती संसद और एस्टोनियाई संसद के तिब्बती सहायता समूह ने भी ngaरी रिम्बुछे के निधन पर हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए एक बयान दिया। 23 फरवरी 2026 को तिब्बत नीति संस्थान ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की खुदे आयोजन समिति के सहयोग से परम पावन दलाई लामा के 90वें जन्म वर्ष और उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए सिक्योम हॉल गांजिन किशोंग धर्मशाला में गृह लोग और करुणा साझा वैश्विक जिम्मेदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को आगे बढ़ाना शीर्षक में एक उच्च स्तरीय पर्यावरण पैनल चर्चा का सफलतापूर्वक आयोजन किया। पर्यावरण सम्मेलन की शुरुआत तिब्बत नीति संस्थान की निदेशक और DIIRCTA के सचिव कर्मा चुइंग के मुख्य भाषण के साथ हुआ। पैनलिस्टों में पर्यावरण संरक्षणवादी मरिमुर्तु योगनाथन, जिन्हें ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण कार्यकर्ता डॉक्टर मोहन चंद्र कनपाल, पर्यावरणविद डॉक्टर राजन कुतरू, पर्यावरणविद और अनुसंधान विद्वान हेमा कनपाल, वरिष्ठ तिब्बती पर्यावरण शोधकर्ता और कार्यकर्ता डॉक्टर लोब्सांग यूसो और तिब्बत नीति संस्थान के उप निदेशक तेम्पा गेल्सेन जामला शामिल थे, जिन्होंने प्रबंधन और सक्रियता के विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। सम्मेलन में तिब्बती पठार के वैश्विक महत्व और पर्यावरण नीति को नैतिक और दयालु कार्रवाई से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। कार्यक्रम से पहले पैनलिस्टों को परम पावन दलाई लामा के साथ एक विशेष श्रोता की अनुमति दी गई, जिसे आध्यात्मिक मूल्यों और पारिस्थितिक
जिम्मेदारी के बीच संबंध मजबूत हुआ। प्रतिनिधियों ने निर्वासित तिब्बती संसद का भी दौरा किया और उपाध्यक्ष डुमत्सरी तेखांग से मुलाकात की, जहां उन्होंने बताया कि कैसे चीनी कम्युनिस्ट सरकार की नीतियां और गतिविधियां तिब्बत के नाजुक पर्यावरण को प्रभावित कर रही है, जिसमें अनियंत्रित खनन, वनों की कटाई और नदी मोर सहित अन्य प्रथाएं शामिल है। इसके बाद केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के माननीय सिक्यों के साथ भी बैठक की हुई। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 61वें सत्र के उद्घाटन दिवस पर तिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति में लगातार गिरावट की ओर सदस्य देशों के राजनयिकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्विट्जरलैंड और लिechtenstein में तिब्बती समुदाय द्वारा एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। यूनाइटेड नेशंस के विशेष दूत निकोलस ने राज्य द्वारा संचालित बोर्डिंग स्कूलों में बड़ी संख्या में तिब्बती बच्चों के जबरन नामांकन पर रिपोर्ट को संबोधित किया और इस नीति को तिब्बत में दमन और व्यवस्थित सांस्कृतिक शरण के व्यापक पैटर्न का हिस्सा बताया। तिब्बत ब्यूरो जिनेवा के प्रतिनिधि ठिलिचुकी ने कहा कि विरोध का उद्देश्य एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तिब्बत के अंदर तिब्बतियों द्वारा सामना किए जा रहे अन्याय और संघर्ष की याद दिलाना है। उन्होंने तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों पर चिंता व्यक्त की और परम पावन 14वें दलाई लामा के पूर्ण जन्म के मुद्दे में हस्तक्षेप की निंदा की। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में 80 से अधिक प्रदर्शनकारी शामिल हुए, जिनमें तिब्बती स्विस रोमान तिब्बत सपोर्ट ग्रुप के सदस्य और हाउस चर्च और सर्वशक्तिमान ईश्वर की चर्चा के चीनी ईसाई शामिल थे। इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। धन्यवाद।